राजनीति में कोई सगा किसी का नहीं होता। जी हाँ, शरद पवार के साथ जो हुआ है उसके बारे में यही कहना होगा। भतीजे अजित पवार ने शरद पवार को बहुत बड़ा राजनीतिक धोखा दे दिया है। 40 एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस शिवसेना बीजेपी सरकार में वो शामिल हो गए हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र में हुआ घटनाक्रम बड़े बड़े नेताओं के समझ में नहीं आएगा और कईयों की जमीन खिसका दी है महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम ने, जिनमें शरद पवार भी शामिल हैं। अब पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है और आखिर क्यों अजित पवार ने ये बड़ी बगावत की है। शरद पवार ने अजित पवार को ललकारते हुए कहा है कि जनता आपको जवाब देगी। इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पे, जो 14 जुलाई को फ्रांस जाने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मोदी ने अमेरिका में क्या क्या किया, मिस्र में क्या क्या किया, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा फ्रांस में हो रही जबरदस्त हिंसा पर चर्चा करेंगे। वैगनर ग्रुप की पुतिन के खिलाफ की गई बगावत, उसके बाद बेलारूस ने किस तरह से इस बगावत को कंट्रोल किया, उस पर चर्चा करेंगे। ये वैगनर ग्रुप क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों चर्चा मणिपुर में हो रही जबरदस्त हिंसा पर करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे करेंगे। चंद्रशेखर आजाद दलित नेता पर हुए हमले, उत्तर प्रदेश में हुआ हमला, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में बराक ओबामा के बयान पर चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करेंगे। मानसून सत्र पर चर्चा करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पर। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है आने वाले समय में, इसकी रणनीति कांग्रेस ने बना ली है। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री बना दिया है टीएस सिंहदेव को। सचिन पायलट को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी, उस पर चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर। और इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में नरेंद्र मोदी संगठन और मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है, उस पूरे मुद्दे की पूरी स्क्रिप्ट आपको बताएंगे। इसके अलावा बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार में भी राजनीति पलट सकती है, रोटी पलट सकती है। बहुत ज़्यादा बड़ा घटनाक्रम बिहार में आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि सुशील मोदी ने आज कहा, कितनी सच्चाई उसमें है उसकी पूरी हम जांच करेंगे। इसके अलावा विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर भी आज चर्चा करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ, आज सुबह सुबह 12 बजे बैठक बुलाई थी अजित पवार ने विधायकों की। बताया जा रहा था कि नया कुछ अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई है महाराष्ट्र के लिए, और कुछ वहाँ पे पार्टी के फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई है। सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी जो है, वो भी इसमें शामिल हुई इस बैठक में। सुप्रिया सुले हालांकि आधा घंटे बाद इस बैठक में निकल गई। पुणे के लिए वो इस बैठक के बीच में ही निकल गई और शरद पवार से जाके वो पुणे में, उनको कोई काम था, कहीं पर उनकी कोई मीटिंग थी दूसरी, तो वहाँ उनको जाना था। तो सुप्रिया सुले जैसे ही निकली, उतने में खेल हो गया। देखिए, खेल बहुत बड़ा हुआ। अब आपको बताऊँ कि अजित पवार राजभवन की ओर रवाना हो गए। अजित पवार ने 40 एमएलए के साथ राजभवन की ओर कूद कर दी और उस राजभवन के समारोह में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस पहले से मौजूद थे। भव्य शपथ ग्रहण हुआ। उप मुख्यमंत्री बन गए अजित पवार 5वीं बार। इसके अलावा 9-10 मंत्री भी बने, जिनमें छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, अदिति तटकरे, इसके अलावा धनंजय मुंडे समेत कई बड़े नाम, दिलीप पाटिल समेत कई बड़े नाम इसमें शामिल थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अजित पवार और छगन भुजबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रफुल्ल पटेल भी उसमें होते हैं, हालांकि वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए फैसला लिया गया है, महाराष्ट्र की राजनीति में विकास के लिए फैसला लिया गया है, महाराष्ट्र के लोगों के विकास के लिए फैसला लिया गया है और सत्ता के साथ जाना ही विकास की एकमात्र चॉइस है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष मोदी साहब के सामने कमजोर है। छगन भुजबल ने कहा कि पीएम मोदी ही सत्ता में आने हैं, ऐसा शरद पवार ने भी हमें कहा था, तो पीएम ही आना है तो हम भी उनके साथ ही चले जाते हैं। हालांकि शरद पवार का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा कहा कि सबका आशीर्वाद हमारा इसमें है। हालांकि शरद पवार ने इस बात को पूरी तरह से इसका खंडन किया और कहा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारी इस पर कोई बात नहीं हुई थी और अजित पवार ने पार्टी को धोखा दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये लोग गद्दार है और हम अपनी पार्टी वापस खड़ी करेंगे। शरद पवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दोस्तों, शरद पवार राजनीति के बहुत बड़े जानकार हैं। शरद पवार रक्षा मंत्री रह चुके हैं,
देश के अंदर बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं, सरकार में, केंद्र सरकार में उनकी भूमिका रह चुकी है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में रह चुके हैं, एनसीपी के अध्यक्ष हैं, 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। तो बहुत बड़े नेता हैं, राजनीति को समझते हैं, चाणक्य हैं, बुजुर्ग हैं और देश की राजनीति के चाणक्य हैं। दोस्तों, शरद पवार के साथ ये गेम आखिर हुआ क्यों और अजीत पवार ने ऐसा क्यों किया? महाराष्ट्र के अंदर ये तूफान क्यों आया? महाराष्ट्र के अंदर आपको बता दूं कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है 5 सालों से। पहले देवेंद्र फडणवीस एक दिन के लिए सीएम बने, फिर 3 साल उद्धव ठाकरे, उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे 1 साल से अभी है ही वर्तमान में। और क्या क्या वजह रही है। और नागालैंड के बारे में भी कहा गया है, कुछ लोगों ने, जो अजीत पवार ने ही कहा है कि नागालैंड में हमारे एमएलए जब बीजेपी के साथ चले जाते हैं और शरद पवार कह देते हैं कि वो एमएलए का निजी फैसला था, तो इसमें इस बात को लेकर क्यों नहीं? ऐसा कहा जा रहा है कि एमएलए ने, जो 40 एमएलए गए हैं अजीत पवार के साथ, इन लोगों ने शरद पवार को कहा था कि बीजेपी के साथ हम लोगों को चले जाना चाहिए विकास की राजनीति के लिए और जांच एजेंसियों के जो हमारे नेताओं पर लग रही है उनसे मुक्त होने के लिए। हालांकि शरद पवार ने उस समय मना कर दिया था और इसका अंजाम आज आप देख ही रहे हैं। एमएलए खुद ही चले गए, उन्होंने, वो नहीं गए तो क्या हुआ। अब आप देखिए अजीत पवार ने ऐसा किया क्यों, इसके क्या कारण रहे। पहले आपको बताते हैं अजीत पवार के क्या कारण रहे। देखिए, पार्टी में और परिवार में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं। आपको बता दूं 5 जून को हाल ही में शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद को त्यागा था, उसके 2 दिन बाद ही वापस स्वीकार लिया अध्यक्ष पद। ऐसा क्यों किया गया? अपनी पॉलिटिकल पावर को रियलाइज करवाने के लिए शरद पवार ने यह किया था, भतीजे अजीत पवार को बताने के लिए कि हम हैं नेता। देखिए, अजीत पवार को बताने के लिए कि हमारी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर के वहाँ पे प्रदर्शन किया और बहुत ज़्यादा जबरदस्त तरीके से मांग की कि पार्टी शरद पवार की है, शरद पवार को वापस अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। इसके बाद दबाव में आकर उन्होंने वापस संभाला। हालांकि ये पॉलिटिकल नाटक था एक। उसके बाद 6-7 दिन बाद दिल्ली में अपनी बेटी को वो कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, सुप्रिया सुले को, और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं। इस पर नाराजगी होती है निश्चित रूप से अजीत पवार की। वो अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं और अजीत पवार सुप्रिया सुले से बड़े नेता है महाराष्ट्र में आज की तारीख में, इसमें कोई शक नहीं है। जमीन उनकी ज्यादा मजबूत है। लेकिन शरद पवार परिवारवाद कर रहे थे, इस बात का आरोप अजीत पवार कई बार पार्टी फॉर्मल उठा भी चुके हैं। हालांकि ऑफिशियल तो नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन पार्टी के अंदर उठा चुके हैं। अब ये एक पहला कारण था, पार्टी के अंदर वो साइडलाइन हो रहे थे, उन्हें कोई पद नहीं दिया जा रहा था इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ा कारण था। दूसरा बड़ा कारण, जैसे उन्हें कोई संबोधित भी नहीं करने दिया जा रहा था, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा था, काम भी नहीं करने दिया जा रहा था। देखिए, नागपुर में जो अभी महाविकास आघाड़ी की रैली हुई है उसमें अजीत पवार को बोलने नहीं दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने की जो बैठक हुई है उसमें कोई बात रखने को नहीं दिया गया अजीत पवार को। तो नाराजगी तो थी, अब आप देख लीजिए। और अजीत पवार बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के भतीजे हैं शरद पवार के, लेकिन बड़े नेता हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण जो इस सब को लेकर आ रहा है कि अजीत पवार जांच एजेंसियों से परेशान थे, जो विपक्ष का आरोप है। और उनकी पत्नी पर भी कई घपलों का आरोप था, और छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ जैसे जो मंत्री जिन्होंने शपथ ली है आज, उन पर भी कई घपलों का आरोप था। इसीलिए ये लोग अब बीजेपी के साथ चले गए, तो इन पर ज़्यादा जांच इतनी सख्ती से नहीं होगी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं अब। वैसे बीजेपी का पर ये जो आरोप है विपक्ष का, ये कितना सही है ये तो आप ही बताइए। इसके अलावा अजीत पवार क्यों गए हैं शरद पवार के खिलाफ, इस पर एक और बात कही जा सकती है कि अजीत पवार और शरद पवार में अनबन बढ़ रही थी महाराष्ट्र की सियासत में, लगातार बढ़ रही थी। और इसका जो कारण बताया जा रहा है दोस्तों, वो है परिवार में अंदरूनी झगड़ा। सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहते थे शरद पवार, और अजीत पवार चाहते थे कि वो खुद आगे बढ़े। तो ये डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में। इसके अलावा बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? बीजेपी, आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे और गृहमंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई है अभी हाल ही में, उसमें ये शायद फैसला हुआ होगा। तो बीजेपी को जो फायदा होगा ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। एक जो 16 विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा चल रहा है, अभी भी स्पीकर के पास है, वो अगर डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं एकनाथ शिंदे, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की
के जो प्रवक्ता है संजय रावत वो कह रहे हैं और एनसीपी के लोग कह रहे हैं कि अगर डिस्क्वालीफाई हो भी जाते हैं तो भी सरकार बची रह जाएगी, तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है। और तीसरा फायदा कि शिवसेना खत्म, शिवसेना तोड़ दी, एकनाथ शिंदे ने तोड़ दी, उद्धव ठाकरे को साइड कर दिया एकदम, शरद पवार को साइड कर दिया, अजित पवार ने एनसीपी तोड़ दी। और एनसीपी के चुनावी चिन्ह और सिंबल पे भी अब वो क्लेम करेंगे जैसा कि कहा गया है। अब असली एनसीपी किसको मिलेगी? मुझे लगता है कि अजित पवार को मिल जाएगी अगर उनके साथ कुछ एमपीज भी आ जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो देखने वाली बात होगी कि अजित पवार क्या सचमुच पार्टी छीनने में कामयाब हो पाएंगे शरद पवार से, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक स्ट्रोक है, लेकिन शरद पवार ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। शरद पवार ने कहा है कि ऐसी बगावतें हमने खूब देखी है, महाराष्ट्र के अंदर मैं घूमूंगा, यात्रा निकालूंगा, अपनी पार्टी को वापस खड़ा करूंगा, नई लीडरशिप डेवलप करूंगा। और अब शरद पवार क्या करते हैं आने वाले टाइम में, इसका जवाब किस तरह से देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब बैठकों का दौर चल रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार की पार्टी ने एनसीपी जो 13 एमएलए उनके बचे हैं उनके साथ बैठक बुलाई है, उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के एमएलए की बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, अजीत पवार गुट ने बैठक बुलाई है। अजीत पवार का ये फैसला एकनाथ शिंदे की राह में है। एकनाथ शिंदे ने जैसा फैसला लिया था तो 1 साल पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे जो सीएम थे उस समय, उनके खिलाफ जाके मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर गुवाहाटी जा गए, सूरत गए, उसके बाद नाटक करके 10 दिन में वापस आए, फिर सीएम बने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी उन्होंने। ऐसा ही सब हुआ है। अजीत पवार का ये फैसला महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि संजय रावत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए थे उनको क्या मिला, उनको 1 साल में मंत्री पद नहीं मिला, सबको मतलब 8-9 लोगों को मिलना चाहिए था, उनकी जगह अब अजीत पवार को मिल गया है। और संजय रावत ने यह भी कहा है कि अजीत पवार आने वाले टाइम में सीएम बन सकते हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। अब ये मामला स्पीकर के पास है, देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत बड़ा सियासी ड्रामा हुआ है। इस ड्रामे पर शरद पवार को विपक्ष के नेताओं ने सहानुभूति जताई है और उनसे फ़ोन पे बात की है। ममता बनर्जी ने, खड़गे ने, सोनिया गांधी ने उनका समर्थन किया है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है ना टाइम। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र प्रयोगशाला बन चुकी है। इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा होने वाला है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटने वाली है, ये संकेत दे दिया है। अब इस मुद्दे पर ओबीसी ने कहा है कि विपक्ष क्या मोदी को हराएगा, ये तो खुद ही एकजुट नहीं है। परिवार का झगड़ा खुलकर बाहर आ गया है। अजीत पवार का मन वैसे ही मचक रहा था जाने के लिए बीजेपी के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, आखिरकार वो चले गए। देखिए, प्रफुल्ल पटेल का जाना सबसे बड़ा झटका माना जाएगा शरद पवार के लिए, क्योंकि वो उनके राइट हैंड थे। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं वो राइट हैंड थे। महाराष्ट्र की राजनीति में आया ये तूफान कब तक थमेगा और शरद पवार कैसा पलटवार करेंगे। अब वहाँ पे विधानसभा का सेशन होने वाला है 13 जुलाई से। महाराष्ट्र के अंदर ये सब पैसों का खेल है, ये कहना है विपक्ष का कहना है कि आज राजनीति में नैतिकता खत्म हो चुकी है। जो पहले राजनीति का मकसद था सेवा के लिए, आज सिर्फ पैसों के लिए राजनीति हो चुकी है, पावर की राजनीति हो चुकी है और विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं है राजनीति में, ये तो पता चल चुका है। नेता कुछ भी कर सकते हैं पावर के लिए। अजीत पवार को भी आप देख लीजिए, 3 बार इसी सरकार में, इसी टेन्योर में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार कुल उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर वैसे स्टेबल गवर्नमेंट रही नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे नतीजे आए थे कि शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई थी और सीएम पद के मसले पे लड़ाई हो गई थी, इसके बाद 1 दिन की सरकार बनी थी अजीत पवार और बीजेपी की, देवेंद्र फडणवीस की। हालांकि वो बताया जा रहा था कि एक गुगली थी शरद पवार की राष्ट्रपति शासन हटवाने के लिए। फिर अजीत पवार वापस रातों रात वापस आ गए और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी बन गई, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बन गई और उसमें भी उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार। उसके बाद 2022 जून में ये सरकार गिर गई, सत्ता गिर गई और एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, जो कैबिनेट के मंत्री है, शिवसेना के नेता है। उन्होंने शिवसेना का चिन्ह भी ले लिया, उनका सिंबल भी ले लिया, पार्टी भी छीन ली, पार्टी का नाम भी छीन लिया और एमएलए एमपी उनके साथ चले गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। और 1 साल बाद अब एनसीपी का भी यही हाल हुआ है, एनसीपी भी टूट गई है। अब एनसीपी कैसे खड़ी हो पाएगी, असली एनसीपी का दर्जा किसको मिलता है, क्या अजीत पवार को मिलता है या शरद पवार को मिलता है? प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने धोखा दिया है शरद पवार को। अब देखने वाली बात होगी कि इस धोखे का कैसे जवाब देते हैं शरद पवार। चाणक्य माने जाते हैं। हालांकि शरद पवार ने भी 1978 के अंदर सीएम बनने के लिए 40 एमएलए के साथ कांग्रेस के
सीएम के उस समय के सीएम के साथ बगावत की थी, फिर नई पार्टी बनाई थी 1999 में सोनिया गांधी के मुद्दे पे कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो ये राजनीति में चलता है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं और नेता ऐसा कोई नेता नहीं जिसने किसी को ठगा नहीं। तो यही चलता रहे और राजनीति इसी को कहते हैं, और ऐसा खेल नहीं होगा तो राजनीति में मजा भी नहीं आएगा। आज एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है और हम सब मिलके विकास करेंगे महाराष्ट्र का आगे आने वाले टाइम में। अब महाराष्ट्र विधानसभा की जो मौजूदा सिचुएशन है आपको बताऊं, 288 एमएलएज हैं, उसमें से गवर्नमेंट है जो बहुत मजबूत हो चुकी है। पहले आपको बता दूं कि ऑपोजिशन के पास कितने हैं। ऑपोजिशन के पास कांग्रेस के पास 44, शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो बची हुई उनके साथ पार्टी है उनके साथ 13 और 13 उद्धव ठाकरे के साथ। आज शरद पवार ने कहा कि इन गद्दारों को सबक सिखाएंगे और ये लोग इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम वापस खड़े होंगे, और हमने ऐसी बगावतें पहली भी राजनीति में देखी है। अब ये क्या होता है आने वाले टाइम में, ईडी सीबीआई की जांच से बचने के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। संजय रावत ने कहा है कि शिवसेना के लोगों को क्या मिला, वो लोग जो गए थे पार्टी छोड़कर उन्हें तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अजीत पवार सीएम बन जाएंगे, ये कहना है संजय रावत का। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा तूफान आया है, बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है। इस ड्रामे से कैसे उभर पाएगी एनसीपी और कैसे उभर पाएगी उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी, और असली चुनावी चिन्ह सिंबल किसको मिलेगा देखने वाली बात होगी। और अजीत पवार कैसे सरकार चलाएंगे, अजीत पवार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, ये देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की एक मास्टर स्ट्रोक है। और बीजेपी ने एक बार फिर खेल कर दिया है, जैसा खेल उसने गोवा, मणिपुर और मध्य प्रदेश, कर्नाटक में किया था, वैसा का वैसा खेल आज यहाँ पे हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर पहले शिवसेना तोड़ दी गई, अब एनसीपी तोड़ दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष महाविकास आघाड़ी कैसे खड़ा होता है। अजीत पवार की घटना शरद पवार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्या नई लीडरशिप डेवलप कर पाएंगे जैसा कि वो कह रहे हैं, देखने वाली बात होगी इस पर क्या होगा। अजीत पवार ने कहा है कि अब विकास के मुद्दे में सरकार के साथ आए हैं, हम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से खुश हैं। ये तो सब यही कहते हैं वैसे, लेकिन जो आरोप है कि ईडी सीबीआई के डर से ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अजीत पवार के मन में कहीं ना कहीं खटास थी शरद पवार के लिए, जैसे कि वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे, साइडलाइन कर रहे थे। एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं अजीत पवार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजनीति में बहुत दिमाग से काम लेना पड़ता है। और शरद पवार क्या करेंगे अब ये देखने वाली बात होगी। चुप तो वो नहीं बैठेंगे, बहुत बड़े चाणक्य हैं राजनीति के। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए अब खबर आई है मोदी जी को लेकर। मोदी जी फ्रांस दौरे पे जाने वाले हैं, नेशनल फेस्टिवल को लेकर वहाँ पे जाने वाले हैं 14 जुलाई को। वो अमेरिका गए, स्टेट ऑफ ऑनर उन्हें वहाँ पे मिला, डिनर वहाँ पे मिला, व्हाइट हाउस पे उन्होंने लोगों को संबोधित किया, यूएन में योग किया, और 21 से 24 जून तक वो अमेरिका में थे। फिर मिस्र गए एक दिन की यात्रा पे, जो बाइडन उनका वहाँ अच्छे से सम्मान किया। फर्स्ट लेडी जो अमेरिका की है उन्होंने वहाँ पे सम्मान किया नरेंद्र मोदी का। व्हाइट हाउस में मोदी जी ने स्पीच दी, और नासा और इसरो के बीच में कई समझौते हो गए हैं और कई न्यूक्लियर डील्स वहाँ पे हुई है। इसके अलावा बराक ओबामा ने कह दिया कि माइनॉरिटी खतरे में है भारत में। इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपके जमाने में 7 देशों पे जब बम्स गिरे थे तब क्या हो, आप क्या बोलेंगे उस पर। तो इस पर चलती रहती है राजनीति। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस में हिंसा हो गई। 17 साल के एक युवक को पुलिस ने गोली मार दी, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं था और तेज स्पीड पे वो कार चला रहा था। उसके बाद पुलिस ने गोली मार दी। उसके बाद हिंसा भड़क गई, पुलिस कर्मियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इमैनुअल मैक्रो कैबिनेट की बैठक वहाँ पे हो रही है फ्रांस में, और वहाँ पे राष्ट्रपति ने चिंता जताई इस पूरे मसले पे। देखने वाली बात होगी क्या होता है फ्रांस में आगे। इसके अलावा वैगनर ग्रुप को लेकर खबर आई है। देखिए रूस का एक प्राइवेट भाड़े की आर्मी है वैगनर ग्रुप। वैगनर यानी कि प्राइवेट आर्मी है एक तरीके से। एक तो होती है गवर्नमेंट की आर्मी, सरकार की आर्मी, देश की आर्मी, एक होती है प्राइवेट आर्मी। इसमें 50% फंड है प्रियोजन का। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पुराने मित्र रहे हैं, बिजनेसमैन है बड़े, और 50% फंड है रूस सरकार का। इनके एक एक सिपाही को 8 लाख रुपए मिलते हैं। आपको बता दूं कि बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, और इनके का जो रूस सरकार और इनको मदद करती है। हालांकि रूस सरकार ने ये माना नहीं है कि हम इनकी मदद करते हैं, लेकिन इनकी मदद करते हैं। और ये सीरिया में भी आज है, रूस यूक्रेन युद्ध में 30-40 हज़ार सेना इनके तैनात हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में कई मदद पुतिन की इन्होंने की है। अब प्रियोजन जो इसके
सर्वे सर्वा हैं वैगनर ग्रुप के, उन्होंने बगावत कर दी पुतिन के खिलाफ। किस मुद्दे पे बगावत हुई है सबसे पहले आपको समझा देते हैं। देखिए, वैगनर ग्रुप के सर्वे सर्वा परियोजन का कहना है कि पुतिन जो है वो अच्छे से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, और उसके जो रक्षा मंत्री हैं रूस के, उनका मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, शियोगियो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनको हटाने की मांग की है प्रियोजन ने। देखिए, प्रियोजन ने अपने टैंक्स लेकर मॉस्को की ओर कूद कर दी। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने उन्हें बना लिया। बेलारूस रूस का अच्छा दोस्त है, पड़ोसी देश है, उसके राष्ट्रपति से प्रियोजन के अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने बना लिया और अब वो पॉलिटिकल शरण लेने के लिए बेलारूस भाग गए हैं प्रियोजन। और प्रियोजन अब रूस छोड़ के भाग गए हैं। उनके भाड़े के जो सिपाही है उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जो वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स हैं उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। रूस ने अभी तक किसी भी डिफेंस मिनिस्टर को नहीं हटाया है। पुतिन ने कहा है कि गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गद्दारों को मारने तक की धमकी दी गई है। डिप्टी मेयर जब वो थे पुतिन, तब उनके अच्छे दोस्त थे, और आज क्या हालत है आप देख सकते हैं। देखिए, इनका कहना है वैगनर ग्रुप का कि एक तो ये रूस यूक्रेन युद्ध अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, रूस की सरकार और रूस की आर्मी। उनका कहना है कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। वैगनर का और प्रियोजन का उनका कहना है कि हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हमारे टैंक, हमारे कैंप्स पे जो प्रियोजन की जो आर्मी है, ये भाड़े की आर्मी वैगनर, इस पर प्राइवेट आर्मी जो रूस की, इस पर हमला कर रही है। रूस की ऑफिशियल आर्मी मिसाइल्स दाग रही है इस पर, तो इस पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि पुराने हथियार हमारे को दिए जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध लड़ने की कोई रणनीति नहीं है, 1 साल से हम कामयाब नहीं हो पा रहे और अब ये युद्ध हार रहे हैं, तो इस पर नाराजगी जताई है प्रियोजन ने। हालांकि अब वो बेलारूस भाग चुके हैं पॉलिटिकल असाइनमेंट के लिए। बेलारूस के राष्ट्रपति ने उनसे फ़ोन पर बात की है और इस मुद्दे को सुलझा लिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति के अच्छे रिश्ते हैं प्रियोजन से भी, पुतिन से भी। पुतिन क्या करेंगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है, उसका कोई हल अभी तक निकलता नहीं दिख रहा है। रूस की हार ही हो रही है एक तरीके से इस युद्ध में। 1 साल से युद्ध चल रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या हालत है रूस की। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हुए हम चर्चा करते हैं विपक्ष की एकजुटता को लेकर। देखिए, विपक्ष की एकजुटता के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 23 जून को बैठक हुई थी पटना में। बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव समेत बड़े बड़े देश के विपक्ष के नेता इसमें शामिल हुए। लेकिन कई मतभेद इसमें हो गए। लालू यादव, नीतीश कुमार ने वहाँ पे जोक कर दिया। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी शादी करें, हम बाराती होंगे, इस तरह का संकेत दे दिया। शायद पॉलिटिकल संकेत ये है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद लीड करें। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करी, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करी। लालू यादव ने कहा हम फिट हैं, मोदी जी को फिट करना है। तो लालू यादव एक्टिव होंगे तो इस तरह के बयान आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको बता दूं कि इस विपक्षी बैठक में विवाद क्या हो गया। तो अरविंद केजरीवाल बीच में बैठक छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी चली गई, माफ कीजिएगा। देखिए, दोनों की नाराजगी कांग्रेस से है। अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की जो अध्यादेश है ब्यूरोक्रेट्स को डेमोक्रेट्स के ऊपर बैठाने की, नौकरशाही को मजबूत करने की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पावर्स को कम करने की, उसका समर्थन नहीं कर रही है कांग्रेस। उस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है राज्यसभा में। देखिए, ये बिल अभी भारत सरकार आने वाले मानसून सत्र में पास करेगी, और अगर ये बिल रुक जाता है, ये बिल पास नहीं होता राज्यसभा से, तो ये कानून नहीं बन पाएगा। और राज्यसभा से अगर बीजेपी का मेजोरिटी नहीं है, जैसे कि लोकसभा में तो उसकी क्लियर मेजोरिटी है बीजेपी की, लेकिन राज्यसभा में नहीं है उसकी मेजोरिटी। इस पर बताया जा रहा है कि ये बिल जो है राज्यसभा में रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को साथ आना जरूरी है। देश की जो दूसरी पार्टियां हैं, डीएमके, टीएमसी, सपा वगैरह, ये तो इनके साथ आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस इनके साथ आने के लिए नाटक कर रही है। कांग्रेस भी जानती है अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को खत्म कर चुके हैं पंजाब में, दिल्ली में, तो कांग्रेस सोच समझ के फैसला करेगी। तो राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से कह दिया कि इसको लेकर अभी टाइम है, फैसला हम बाद में करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल इस पर नाराज हो गए और बैठक बीच में छोड़ के चले गए। तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस अध्यादेश पे आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा दोस्तों, ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई कांग्रेस से। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस बंगाल में, कोलकाता में हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है और वहाँ की स्थानीय जो लीडरशिप है वो हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है। अब इस पर भी बवाल हो गया है और ममता बनर्जी इससे खुश नहीं है कांग्रेस के इस रवैये से। दोस्तों, अब आपको मैं बताऊं तो अगली जो बैठक है विपक्ष की 14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है।
विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। देखिए, जो दल हैं, कई दल एनडीए में जाने वाले हैं आने वाले समय में। आपको मैं अभी से ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की, जेडीएस कुमारस्वामी की और मायावती की पार्टी बीएसपी, ये 4 पार्टियां जल्दी एनडीए में शामिल हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वाईएसआर कांग्रेस, जिसका कोई विपक्ष की बैठकों में रुचि नहीं है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, 25 सीटें आंध्र प्रदेश में, सीधा प्रभाव उसका है, वो उनके साथ नहीं आ रहे। बीजू जनता दल, जिसका विपक्ष की बैठकों में कोई रुचि नहीं है, वो उनके साथ नहीं आ रहे। और भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना की पार्टी, तेलंगाना में हालांकि राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, और तेलंगाना में अब बीजेपी जो मजबूत लग रही थी 3 महीने पहले, अब उतनी मजबूत नहीं रही है, क्योंकि अब वहां पे तेलंगाना के अंदर आपको बताऊं कि कांग्रेस मजबूत हो गई है। कांग्रेस, कई नेता कांग्रेस में आ चुके हैं बीआरएस से और बीजेपी से, और बीजेपी अब 3rd लेवल की पार्टी बन चुकी है, 3rd नंबर की। और जो भारतीय राष्ट्रीय समिति है, केसीआर की पार्टी को चुनौती दे रही है, वो कांग्रेस दे रही है। तो उन्हें पता चल गया है कि कांग्रेस हमारी जमीन यहाँ से खिसका रही है तेलंगाना से, और तेलंगाना में कांग्रेस पावर में आ सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये वाली बात है, देखने वाली बात होगी क्या होता है तेलंगाना के अंदर। जो कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली, उससे भी फायदा मिला है वहां पे उन्हें साइकोलॉजिकली, कांग्रेस को तेलंगाना में। तो तेलंगाना में बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई है। और इसके अलावा के कविता पे ईडी के केस चल रहे हैं, प्रधानमंत्री से अगर पंगा लेते हैं तो और नुकसान होगा। केसीआर को समझ में आ गया कि अपना राज्य संभालो, इन सब में मत पड़ो। इसके अलावा विपक्ष को फैसला करना पड़ेगा कि दिल्ली पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। इन सभी सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए आसानी से अपनी सीट छोड़ देगी, या फिर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, या कोई भी नेता कांग्रेस का बंगाल में, यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा, या केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे। ये सवाल है बहुत बड़े और गंभीर। कौन पीएम उम्मीदवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष की एकजुटता इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही है कागजों में। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव है दिसंबर में, उसमें पता चल जाएगा क्या होता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देश में आने वाला है, और यूसीसी आना वाला है। एक धर्म, कोई धर्म नहीं, मतलब माफ कीजिएगा, एक देश एक कानून, यानी कि पूरे देश का एक कानून होगा। धर्म के नाम पे कोई कानून नहीं होगा। धर्म के नाम पे शादियां की जाती थी, इतनी एज है, उतनी एज है, हमारे धर्म में ये एज है, हमारे धर्म में तलाक देने का ये सिस्टम है, अब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। धर्म, समुदाय, जाति के आधार पे नहीं, अब देश का एक कानून होगा। इससे माइनॉरिटीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जो कि कहना है विरोधियों का कि माइनॉरिटीज के खिलाफ ये काम है, प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और कई समय से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। इस पर कई धर्म गुरुओं से भी चर्चा की गई है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट मांगी गई। शाहबानू केस जो हुआ था 1987 में, उसके बाद से यूसीसी की मांग और तेज हो गई है। शाहबानू केस हमने आपको विस्तार से बता रखा है हमारे पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी तब कॉन्ट्रैक्ट लॉ और क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ सब एक हुए, लेकिन सिविल लॉ को अलग अलग कर दिया गया धर्म के आधार पे। उस समय हर धर्म को आज़ादी दे दी गई अपने हिसाब से सोचने की। अब देखने वाली बात अपने हिसाब से कानून बनाने की। अब देखने वाली बात होगी ये यूसीसी आता है तो बीजेपी को कितना फायदा होगा। भोपाल में नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूसीसी देश की जरूरत है, मेरा बूथ मेरी पहचान, जो कार्यक्रम वहां पे हुआ भोपाल में, उसमें उन्होंने कह दिया कि इसकी जरूरत देश में है और ये आएगा, और इसी मानसून सत्र में ये आने वाला है। इस पे आप लिखा के ले लीजिए बात। इसके अलावा चर्चा करते हैं दोस्तों मणिपुर पर। देखिए, मणिपुर में जबरदस्त हिंसा चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मणिपुर में मौत हो चुकी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। राहुल गांधी मणिपुर में गए, 2 दिन का वहाँ पे उन्होंने दौरा किया, उन्हें इम्फाल नहीं जाने दिया गया, सड़क मार्ग से बहुत नाटक भी हुए, वहाँ पे नाटक हुए, रिलीफ कैंप में वो गए। चीन की साजिश भी मणिपुर में आ रही है। मणिपुर को लेकर बताया जा रहा है कि चीन की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है, जो एंटी इंडिया है, जिनको फंडिंग मिलती है जेएनयू वगैरह से, इनकी साजिश है यहाँ पे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी साजिश है। मणिपुर के बारे में हमने आपको विस्तार से मैथई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में कैसे विवाद चल रहा है रिजर्वेशन के मुद्दे पर, हमने पूरा विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। एन बीरेन सिंह अभी इस्तीफा नहीं देंगे मणिपुर के हालात को देखते हुए। दोस्तों, अगली खबर चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर
हमला अभी उन पर हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, उन पर हमला हुआ है। बड़े दलित नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर हमला हुआ, फायरिंग हुई। हालांकि वो स्वस्थ हैं पूरी तरह से, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके अलावा चर्चा करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बन गए टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में विवाद था, 2.5 साल का सीएम फॉर्मूला था। हालांकि उन्हें सीएम तो नहीं बनाया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी का कहना है ये ठग लिया गया है इनको। अब देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में कैसे चुनाव लड़ती है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, किसकी लीडरशिप पे लड़ती है। राजस्थान को लेकर खबर आई है कि 5 जुलाई को कांग्रेस की बहुत बड़ी बैठक है। सीडब्ल्यूसी में नए कार्यकारिणी को शामिल किया जाएगा और हो सकता है कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिले सचिन पायलट को। प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर वापस से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है सचिन पायलट को लेकर, ये खबर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा मोदी सरकार और कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब बता रहे दोस्तों कि मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है, और ये जो विस्तार है अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों। और खबर आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर। आईसीसी वर्ल्ड कप जो आयोजित होने वाला है इस बार भारत में, आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है। आईसीसी का बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये पूरा वर्ल्ड कप इस बार भारत में होने वाला है। ये वर्ल्ड कप भारत की धरती पर ही होगा, और ये अहमदाबाद में पहला मैच, फाइनल मैच भी अहमदाबाद में होगा। 16 नवंबर को कोलकाता में दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को। 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में। 8 अक्टूबर को भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से बेंगलुरु में। बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होगा, देखते हैं कौन जीतता है आईसीसी वर्ल्ड कप। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए भारत को हराकर। इसके अलावा दोस्तों मानसून सत्र को लेकर खबर आई है कि मानसून सत्र आने वाला है, और 19 जुलाई से 11 अगस्त तक ये जो मानसून सत्र होगा इसमें कई बड़े बड़े बिल पास होंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का नरेंद्र मोदी सरकार का होगा। इसके अलावा इस मानसून सत्र में मणिपुर को लेकर चर्चा होगी, यूसीसी पास हो सकता है, दिल्ली का अध्यादेश पास हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है इसमें विस्तार से दोस्तों। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार भी भव्य तरीके से वहाँ पे मनाया गया, और जो पहलवानों का मुद्दा है अब शांत लग रहा है धीरे धीरे। ये तो आज की खबरें थी। महाराष्ट्र को लेकर जो सबसे बड़ी तूफान महाराष्ट्र में आया है, अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी है। शरद पवार की पार्टी तोड़ ली है। 12 बजे बैठक बुलाई, सुप्रिया सुले भी उसमें आई, लेकिन सुप्रिया सुले जैसे ही बैठक से निकली तो वो राजभवन पहुंच गए। अचानक से मीडिया को खबर लगी कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। अजीत पवार का राजनीतिक करियर और राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, एकनाथ शिंदे सरकार कैसे काम करेगी, और क्या डिस्क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा है एकनाथ शिंदे का, उसका रिजल्ट आएगा तब अजीत पवार को सीएम बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या शरद पवार बदला ले पाएंगे, क्या कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो शरद पवार का साथ देकर महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे। इसके अलावा अजीत पवार क्या सही में जांच एजेंसियों के डर से वहां पे गए हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी शिवसेना को तोड़ लिया, एनसीपी को तोड़ लिया, तो बीजेपी को मजा आ गया। और एनसीपी का चिन्ह और नाम अजीत पवार को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिहार में भी बड़ी बगावत हो सकती है नीतीश कुमार के खिलाफ, ये संकेत दिए हैं बिहार के सुशील मोदी ने। इसके अलावा दोस्तों क्या अजीत पवार चुनावी चिन्ह और नाम लेने में सफल होंगे? क्या शरद पवार जो चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से, अपनी गोटियां सेट करेंगे? विकास के लिए वो गए, ऐसा कह रहे हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे वफादार जिन्होंने धोखा दे दिया है शरद पवार को। क्या आप शरद पवार बदला लेंगे बीजेपी और एकनाथ शिंदे से? क्या एकनाथ शिंदे सरकार जो कह रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार है, ये अब ट्रिपल इंजन रफ्तार से दौड़ेगी, महाराष्ट्र का विकास और तेजी से होगा, सरकार बहुत मजबूत हो गई है महाराष्ट्र में, विपक्ष को झटका लगा है, पूरे देश में विपक्षी मुहिम को झटका लगा है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है इस मुद्दे पर। महाराष्ट्र की राजनीति पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दीजिए। जितेंद्र अवहाड़ वहां के नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार तो सीधे तौर पर सरकार में शामिल हो गए हैं, उन्होंने एनसीपी को तोड़ लिया है, और अपनी एनसीपी के चुनावी चिन्ह और नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के नेम पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। ये तो पूरी खबर महाराष्ट्र को लेकर थी, और कई ईडी सीबीआई के जांच चल रहे हैं कई मंत्रियों पर, वो कैसे चलेगी अब आगे ये देखने वाली बात होगी। क्या इसीलिए ये सब यहाँ पे आए हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और
महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के साथ जो खेप हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया। तीसरा या चौथा बड़ा उलटफेर है, स्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में नहीं रह पाई है और स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं रह पाई है। शिवसेना और एनसीपी कैसे वापसी करेगी, कांग्रेस कैसे साथ देगी, विपक्षी एकजुटता का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत।